नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। लेकिन अब चुनावों की बातें लगातार देश विदेश पे चलती रहेंगी। कुछ ऐसे कामों में बिजी था जिसकी वजह से मैं आप लोग के सामने रूबरू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब चुनावों की तारीखें भी आ गई हैं और अब हम लोग लगातार चर्चाएं भी करेंगे देश विदेश के ऊपर कि आखिर देश की वर्तमान स्थिति किस तरफ है। क्या इंडिया ब्लॉक जो कि जून के महीने में बना था, क्या वह ब्लॉक वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में अपना अस्तित्व बचाए रखा है कि या वह केवल एक चुनावी शगुफा जो शुरू हुआ था जून के महीने में वह बन के रह गया। और क्या जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों का वादा कर दिया कि अब की बार 400 पार, क्या वह चीजें इस बार होंगी? यह सभी बातें हम लोग आज के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जब चुनाव आयोग ने आज चुनावों की घोषणा करी, देखिए देर तो पहले ही हो रही थी। अगर आप देखेंगे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो मई के महीने में कंक्लूड हो गया था और उस दौर में मार्च की शुरुआत से ही आचार संहिता लग चुकी थी। लेकिन इस बार मार्च आधा बीत चुका था और उसके बाद भी चुनावों की घोषणा नहीं हो रही थी। ऐसे में शंका के बादल लगातार मंडरा रहे थे कि आखिर चुनाव आयोग ऐसे किन कामों में फंसा हुआ है जिसकी वजह से वह चुनावों की घोषणा नहीं कर रहा। लेकिन आज फिलहाल चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी। 7 फेजेस में चुनाव होंगे और ये चुनाव 46 दिन चलने वाले हैं। 19 अप्रैल को पहली फेज की वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग होगी। कई सारे राज्यों में चुनाव अलग अलग फेजेस में कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल और सिक्किम। यहां पर विधानसभा चुनाव साथ होंगे। ऐसे में कुछ राज्य विधानसभा और लोकसभा अर्थात वहां के लोग अपने एमपी और अपने एमएलए साथ चुनेंगे। इसके अलावा आपने देखा है कि 4 जून को नतीजे आएंगे, तो ऐसे में सरकार बनते बनते 14-15 जून तो हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो 2014 और 2019 के मुकाबले यह लगभग 20 दिन डिले जा रहा है। ऐसे में 1 महीना अधिक खिंच चुका है चुनाव और चुनाव काफी लंबे अवधि तक होने वाले हैं। ऐसे में इस बार चुनाव आयोग के पास समस्याएं ज्यादा रहेंगी और उनसे सवाल भी पूछते बनता है कि आखिर चुनाव की तारीखों को लेकर इतना डिले क्यों किया गया। ऐसे में आज का जो वीडियो है इस पर कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना आवश्यक है, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो यहां पर है वो इंडिया वर्सेस एनडीए है। जून के महीने में जब चुनावों की आहट आने लगी थी और विधानसभा चुनाव भी होने वाले थे उस दौर में 5 राज्यों में, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे देश में हवा बनी हुई थी और एक दौर में तो ऐसा भी महसूस हो रहा था कि एनडीए इस चुनावी रण में पीछे हमें छूटता दिखाई दे रहा था। लेकिन समय के साथ G20 की जब मीटिंग भारत में हुई सितंबर के महीने में, उसके बाद माहौल ऐसा बदला कि इंडिया गठबंधन भारतीय चुनाव के परिदृश्य से ही बाहर होते हुए हमें दिखाई देने लगा। और अचानक से जहां पर नरेंद्र मोदी और जो उनकी सरकार चल रही थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, अचानक से फिर से एनडीए जो है वो पूरे भारत देश में अपने आप को स्थापित कर दिखाई दिया। इसकी बानगी हमको दिखाई दी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। उन चुनावों में जिस तरीके से हिंदी पट्टी में बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से उसमें फेल साबित हुआ, उसके बाद तो यह बात साफ दिखाई देने लगी कि आने वाला समय भारतीय राजनीति के लिए एक वही आयाम लेके आएगा जो 2019 में हुआ था, अर्थात एक तरफा चुनाव। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो वर्तमान समय में चल रही है उसने भी भारत में इंडिया गठबंधन के लिए कोई ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया। कई जगहों पर गठबंधन हुए लेकिन वो गठबंधन ऐसे नहीं हो रहे जिसमें यह दिखाई दे कि यह एनडीए को टक्कर देते हुए हमें दिखेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में गठबंधन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कोई ऐसा हमें रिजल्ट आते दिखाई नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी जो एक दौर पे इंडिया गठबंधन को लीड करते दिखाई दे रही थी, अचानक से उन्होंने ये कह दिया कि भाई वो कांग्रेस साथ गठबंधन नहीं करेंगे और उन्होंने अपने उम्मीदवार बंगाल के सभी सीटों पर उतार दिए। और जिस तरीके से हम वर्तमान समय में देख रहे हैं इंडिया गठबंधन अपने आप को चुनावी रण में पीछे
देख रहा है, फेस कर रहा है कि भाई वो पीछे हो चुका है। दक्षिण भारत में कहीं पर भी इंडिया गठबंधन को लेकर सही खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मायावती का अलग होना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका था, और आरएलडी जिस तरीके से एनडीए में शामिल हो गई, उसने तो पूरा घटनाक्रम ही बदल दिया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में लग रहा था कि इंडिया ब्लॉक एनडीए को पीछे छोड़ेगा, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए अपना 2014 का प्रदर्शन यूपी में दोहरा देगा। वहीं पर बिहार चले नीतीश कुमार, जो कि एक समय इंडिया गठबंधन के धर्म ध्वज रक्षक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन बनाया ही जा रहा है कि वह एनडीए को टक्कर दे सके और बीजेपी कि उस तानाशाही को वो खत्म कर सके, और संविधान बचाने की जो वो बात कर रहे थे उन सब बातों को वो लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन वही नीतीश कुमार अचानक से इंडिया ब्लॉक छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। तो फिर अब बिहार में कहने के लिए बचा क्या? लेकिन तेजस्वी यादव अकेले ही इस समय रण संभाले हुए हैं बिहार में। उधर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र, वहां पर भी एनसीपी दो फाड़ हो चुकी है, शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी वहां पे किस तरीके से चुनाव को लीड करेगा, यह भी आने वाले समय में एक प्रश्न चिन्ह है। गुजरात में तो इंडिया ब्लॉक के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस के लिए अगर कहीं पर उम्मीद है तो वो दक्षिण भारत ही है। तेलंगाना का चुनाव अभी उन्होंने जीता है, ऐसे में तेलंगाना में उनके लिए माहौल है। सेम बात हम कर्नाटक के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में राम मंदिर के बाद से माहौल काफी बदला हुआ दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वहां पर भी उन्हें फायदा हो। उड़ीसा में आप देखेंगे तो वहां पर इंडिया ब्लॉक के लिए कुछ भी नहीं है, और बीजेडी और बीजेपी के बीच जो नजदीकियां हमें वहां दिखाई दे रही हैं। देखिए अभी तक तो अघोषित जो है वहां पर माहौल चल रहा था, लेकिन अब माहौल घोषित होते दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी बीजेपी के साथ आ गई है, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश में भी चीजें बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई दे रही हैं। तमिलनाडु में भी कहा जा रहा है कि बीजेपी इस समय अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, वहां पर 3 सीटें जीत सकती है। यही बात क्लियर निकल के आ रही है कि वहां पर बीजेपी इस बार अपना खाता खोल सकती है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के लिए चीजें आसान है कि नहीं है, लेकिन इंडिया ब्लॉक को इन चुनावों के घोषणा से पहले एक बहुत अच्छा मुद्दा मिला है, और वह मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। जी हाँ, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार को फटकार लगाई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बंद किया और एसबीआई से डिटेल मांगी, उसके बाद तो इंडिया ब्लॉक अगर चाहे तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा प्रमुखता से उठा सकता है और बीजेपी को बैकफुट में डाल सकता है। तो कई सारी ऐसी कंपनियां यहां पर दिखाई दे रही हैं जिन कंपनियों के ऊपर ईडी की रेड पड़ी है, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा भी दिया है। लेकिन ये चंदा किसको दिया गया, अभी इसके विषय में हमारे पास कोई डिटेल नहीं है। अगर इंडिया ब्लॉक सही तरीके से इस मुद्दे को लेकर बढ़े तो एनडीए को घेरा जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति अभी कहीं से भी इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, यह नारा आने वाले समय में सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा का प्रदर्शन सुधर रहा है और उत्तर प्रदेश, बिहार और हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों में भी भाजपा अपनी पैठ स्थापित कर रही है, और यहां पर उनके वोट शेयर 50% से ऊपर जा सकते हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि चुनावी जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। आने वाले समय में हम चर्चाएं ऐसे ही करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अब मैं फिलहाल चुनाव के नतीजे आने तक गायब नहीं होऊंगा, ये आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, सुधांशु को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।